नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पीवाईक्यू स्पेशल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज में सामान्य विज्ञान के तहत केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब किन किन अन्य तत्वों के साथ मिलकर कौन कौन से यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन की भी क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं भौतिक और रासायनिक होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नोट्स फिर इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। विशाल ग्रहों जैसे वनस्पति, शनि, इनके वायुमंडल में अधिकांशतः अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन ही विद्यमान है। यह पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। अपनी हल्की प्रकृति यानी लाइट नेचर के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में यानी द्रव्यमान के अनुसार लगभग 0.15% ही पाया जाता है। हालांकि संयुक्त अवस्था में यानी अपनी हल्की प्रवृत्ति के कारण ये द्रव्यमान में अगर देखा जाएगा, जैसे 1 किलोग्राम कोई है तो 1 किलोग्राम में 0.15% ही यह पाया जाता है। लेकिन मात्रा के आधार पर यह ज्यादा पाया जाता है। हालांकि संयुक्त अवस्था में जैसे हाइड्रोजन जो होता है अन्य तत्वों से क्रिया करके कोई यौगिक बना लेता है, तो उन मामलों की अगर बात करें तो संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूपर्पटी एवं महासागरों के 15.4% भाग पर पाया जाता है। यानी संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन जो है भूपर्पटी के अन्य तत्वों से क्रिया करके या कहें महासागरों के भागों में 15.4% भाग पर पाया जाता है। क्योंकि महासागरों में जल होता है, अब जल H2O से मिलकर बना होता है। अब जल में क्या है, H2O होता है तो H2 है, तो इस तरह से देखा जाएगा संयुक्त अवस्था में तो 15.4% भाग पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s होता है, क्योंकि इसके बाहर की कक्षाओं में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s हो जाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके परमाणु में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और 7वें वर्ग में हैलोजन के ऊपर दोनों जगहों पे रख दिया गया। तो जो हाइड्रोजन होता है वो एक तरफ क्षार धातुओं से जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से, दूसरी तरफ हैलोजन तत्वों से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे दोनों से यानी क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इसलिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में भी रखा जाता है क्षार धातुओं के ऊपर और 7वें वर्ग में हैलोजन के ऊपर दोनों जगहों पे इसको रखा जाता है। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 होती हैं। यानी हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का मतलब होता है कि उनको जो आवर्त सारणी में एक ही जगह में 3 तत्वों को रखा जाता है, तो 3 इसके समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 होते हैं। इन समस्थानिकों को हल्की हाइड्रोजन या प्रोटियम, ड्यूटीरियम या ट्राइटियम कहते हैं। यानी 3 समस्थानिक कौन से हैं? एक का नाम है प्रोटियम जिसको हल्की हाइड्रोजन, फिर ड्यूटीरियम कहते हैं, इसको 1H1 ये हो गया, 1s2 हो गया जिसको D भी लिख देते हैं, और ट्राइटियम 1s3 कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो सबसे जो हल्का होता है प्रोटियम की बात की जाए, 1H1 को देखा जाए तो प्रोटियम और ड्यूटीरियम हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक होते हैं, परंतु ट्राइटियम जो होता है 1s3 ये रेडियो एक्टिव होता है। प्रकृति में ट्राइटियम अति अल्प मात्रा में ही पाया जाता है। इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। तो ट्राइटियम जो होता है यह अस्थायी होता है, रेडियो एक्टिव होता है और इसको प्रकृति में तो बहुत कम मात्रा में मिलता है और इसको कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीरियम यानी 1s2 के बारे में। इसकी खोज 1931 में यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी इन्होंने की थी, जबकि ट्राइटियम की खोज 1934 में लोजियर, ब्लीकने और स्मिथ द्वारा की गई थी। तो देखिए यहाँ पे ड्यूटीरियम की खोज किसने की? यूरे, ब्रिकवेड, मर्फी ने किया था। ट्राइटियम की खोज लोजियर, ब्लीकने और स्मिथ ने की थी। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, ऐसा संभव तो नहीं है लेकिन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीनों जो हाइड्रोजन के समस्थानिक 1s1, 1s2 और 1s3 ये तीनों समस्थानिक एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए प्रोटॉनों की संख्या तो सभी में बराबर होती है, तीनों में प्रोटॉन बराबर होते हैं, एक एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटियम जो होता है इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन बाहर ही चला गया होता है। ड्यूटीरियम की बात करें तो इसके नाभिक में
ठीक है, एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि ट्राइटियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो प्रोटियम में जो जैसे हाइड्रोजन का अगर नॉर्मल ले लो तो नॉर्मल जो परमाणु होगा उसके नाभिक में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। लेकिन प्रोटियम की बात करेंगे तो एक भी नहीं होगा। ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन होगा और ट्राइटियम में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसके नाभिक में। आगे चलिए देखते हैं प्रयोगशाला में जो हाइड्रोजन को दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। तो कैसे निर्मित होता है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को दानेदार कोई जिंक होती है उसकी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं तो हाइड्रोजन बन जाता है। चलिए हम देखते हैं ड्यूटीरियम के गुण के बारे में देखते हैं। ड्यूटीरियम माने 1H2, जिसको 1H2 कहते हैं। ड्यूटीरियम जो होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अविलेय होता है, यानी जल में घुलता नहीं है। ड्यूटीरियम के जो अणु होते हैं वे द्विपरमाणु होते हैं। भारी जल जो होता है वो ड्यूटीरियम से ही बनता है। जैसे नॉर्मल जल होता है H2O, तो भारी जल होता है D2O, यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। तो भारी जल यानी ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है, इसको D2O को भारी जल कहते हैं। इसकी खोज 1932 में, भारी जल की खोज देखिए पूछा जाता है, भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न द्वारा की गई थी। अब भारी जल के उपयोग क्या होते हैं, तो जो परमाणु भट्ठी होती है, जब बिजली बनाई जाती है, बम बनाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या फिर कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में वहां पे प्रयोग किया जाता है भारी जल का। तो भारी जल एक कीमती पदार्थ होता है, इसका उपयोग क्या होता है, तो न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में होता है। ड्यूटीरियम या ड्यूटीरियम के यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किस तरह प्रयोग होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी में जो पदार्थ तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की चाल को मंद करता है, यानी न्यूट्रॉनों की चाल को मंद करता है, उसे मंदक कहते हैं। भारी जल न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उसमें न्यूट्रॉन मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ड्यूटीरियम या ड्यूटीरियम के यौगिक बनाने में इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सांद्र भारी जल यानी जिसको D2O कहा जा रहा है, ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो भारी जल होता है साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है। मान लो आप पी लो इसको, आपके शरीर में कोई क्रिया ही नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, आप बीमार हो जाओगे। तो सांद्र भारी जल होता है शरीर के लिए हानिकारक होता है। भारी जल साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाली सामान्य अभिक्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं। भारी जल जो होता है वो पौधों के विकास के लिए भी अच्छा नहीं होता, उसको रोक देता है। भारी जल होता है वो बीजों के अंकुरण को भी रोक देता है। अब यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं मृदु जल और कठोर जल। एक होता है कठोर जल जो ना तो पीने के लिए अच्छा है, ना कपड़े धोने के लिए अच्छा है, ना सिंचाई कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। एक होता है मृदु जल जिसका प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे, यानी साबुन निरमा लेके आओ, घोलो और वो झाग दे, तो उसको कहते हैं मृदु जल। ऐसा नहीं है कि तालाब का जल है या नदी का जल है, नहर का जल है या घर का जल है वो खराब है तो मृदु जल नहीं। मृदु जल का मतलब होता है जो झाग न दे, जो कठिनाई से झाग देता है। कठोर जल कहलाता है जो आसानी से झाग दे उसको मृदु जल, जो कठिनाई से झाग दे उसको कठोर जल कहते हैं। जो जल की कठोरता होती है जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। साधारण साबुन स्टेएरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। सोडियम स्टेरेट यानी साबुन जल में विलय होता है। तो देखिए जल की जो कठोरता होती है, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये जल में घुले रहते हैं, या क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ये लवण घुले रहते हैं, जिसके कारण जल स्थायी रूप से कठोर होता है। जो साधारण साबुन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है जो हम साधारण साबुन देखते हैं वो क्या होता है, स्टेरेइक अम्ल होता है। स्टेरेइक अम्ल का सूत्र C17H35COOH होता है, यानी स्टेरेइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। सोडियम स्टेरेट या जो साबुन होता है वो जल में विलय होता है। अब चलिए आगे आ जाइए, हाइड्रोजन के अन्य यौगिक की बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। देखिए 1818 ईस्वी में थिनार्ड ने, एक कोई वैज्ञानिक होंगे, इन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की थी। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण क्या क्या होते हैं तो चलिए देख लेते हैं। शुद्ध जो हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 होता है ये फीका नीला होता है, गाढ़ा द्रव होता है। फीका नीला होता है यानी हल्का हल्का नीला दिखाई देता है, गाढ़ा गाढ़ा द्रव रहता है। ये जल में, एल्कोहल में, ईथर में विलय होता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को जल में घोलो घुल जाएगा,
एल्कोहल में, ईथर में घुल जाएगा। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आपेक्षिक घनत्व 1.47 होता है। क्वथनांक 150 यानी 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जिस ताप पर ये जम जाता है वो होता है हिमांक माइनस के टेम्परेचर में -0.43 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जम जाता है। चलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो, उसको बहुत हल्का कर दो, फीका कर दो, तनु कर दो। कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता है। प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घाव लग गया, घाव धोने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन, गरारे करने में, जैसे मुंह में बदबू आ रही हो कुछ हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही तनु विलयन इस्तेमाल किया जाता है। दांत या फिर कान को साफ करने में प्रयोग होता है। अगले बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड के यूज की, तो हाइड्रोजन जो परऑक्साइड होता है जैसे रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजन करने में प्रयुक्त होता है। जैसे आप रेशम लेके आए, उसमें अलग तरीके का रंग है, ऊन, पंख, बाल, हाथी दांत में अलग तरीके का रंग है, तो रंग को साफ करके बिल्कुल विरंजन करने, सफेद करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड के क्या उपयोग होते हैं। तो जो दूध होता है, शराब होती है, इनका प्रिजर्वेशन करने या इनका परिरक्षण करने, लंबे समय तक इनको ठीक रखने में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयोग होता है। आगे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग जो रॉकेट होते हैं, जेट विमान होते हैं, हमारी पनडुब्बियां होती हैं, टारपूडियां होती हैं, इनमें ईंधन के रूप में, नोदन के रूप में यानी प्रोपल्सन के रूप में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। यह स्वयं ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पे हो गया, हमने नोट्स अच्छे से देख लिया। अब चलिए इसके एक एक करके क्वेश्चन आंसर पूरे कर लेते हैं। एक तत्व X है, ठीक है, उसके बाह्यतम कक्षा यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से XH4 ऐसे बना लेगा। तो X का जो हाइड्रोजन के साथ यौगिक निम्न प्रकार से बनेगा, क्योंकि X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन को आपस में जोड़ देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, अगर कितने परसेंट हाइड्रोजन होता है, जैसे पानी आप 100 ग्राम पानी ले लो तो उस पानी ले लो तो उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, हाइड्रोजन होता है 11.1111%। हाइड्रोजन यानी जो H2O यानी जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 2 + 16 यानी 18 ग्राम प्रति मोल होता है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे तो 2/18 × 100, इस तरह से जल में हाइड्रोजन पर कितना परसेंटेज होता है, 11.11% होता है। अगले क्वेश्चन में अगर आ जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी अणुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा निकलेगी, तो इससे कितनी ऊष्मा निकलेगी, 580 किलो जूल ऊष्मा निकलेगी। हाइड्रोजन का जो 1 मोल 2 ग्राम के बराबर होता है। 4 ग्राम हाइड्रोजन के जलने से उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है, 290 × 2 कर दोगे तो 580 किलो जूल आ जाएगी। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाओगे तो पानी बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती, हवा होनी चाहिए। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को आप जलाते हो तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, यानी हाइड्रोजन को जलाओगे तो पानी बनेगा, सोच के देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। तो आजकल ये बात चल रही वैज्ञानिकों में कि आने वाले समय में हाइड्रोजन को ही एक हरित ईंधन या ग्रीन फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन होता है, जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है। कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, ये सारी चीजें जलाओगे तो ये जीवाश्म ईंधन है, कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं। और ये अगर जलते हैं, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है, लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जा सकता है, तो हाइड्रोजन को भंडारित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का आपको संपीड़न करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का आप भंडारण कर लोगे। सामान्यतः भौतिक रूप से हाइड्रोजन का भंडारण बहुत ही उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस के संपीड़न द्वारा किया जाता है। हालांकि कुछ संक्रमण धातु जैसे कि लेड
और प्लेटिनम के हाइड्राइडों में हाइड्रोजन गैस के अधिक आयतन को अवशोषित करने का गुण होता है। यानी लेड और पीटी के जो हाइड्राइड होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के अधिक आयतन को अवशोषित कर लेते हैं। जब इन हाइड्राइडों को गर्म किया जाता है तो पुनः हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर देते हैं तथा इन गैस को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? तो भारी जल एक प्रकार का शीतलक भी है, एक प्रकार का मंदक भी होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2 होता है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। आपेक्षिक घनत्व 1.1 होता है। हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के रूप में होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु भट्टियों में, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक यानी मॉडरेटर और प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण पानी का भी आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा भारी जल या भारी पानी होता है। गुरु जल या हैवी वाटर या पानी, ये क्या होता है? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें क्या है? C नंबर, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका एक आइसोटोप यानी उसका एक समस्थानिक ड्यूटीरियम ले लेता है। हैवी वाटर में क्या होता है? हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन के एक समस्थानिक ड्यूटीरियम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने भारी जल की खोज की थी? तो H.C. उरे, इन्होंने भारी जल की खोज की थी। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम यानी भारी जल और भारी पानी यानी हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होता है ड्यूटीरियम, जिसको भारी हाइड्रोजन कहते हैं, इसको ऑक्सीजन से मिलाने पे भारी पानी बनता है, भारी जल बनता है। इसकी खोजकर्ता अमेरिका के भौतिक और रासायनिक वैज्ञानिक थे हेराल्ड क्लेटन उरे, H.C. उरे। इन्होंने 34 में किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। भारी जल भारी पानी का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। ठीक है, भारी जल का जो अणुभार होता है 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है। साधारण जल का जो अणुभार होता है 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल किस चीज के लिए उपयोग नहीं हो सकता? कठोर जल का प्रयोग आप किसी काम में नहीं कर सकते हो, ना तो पी सकते हो, ना तो कपड़े धुल सकते हो, ना तो बॉयलर में उपयोग कर सकते हो। बॉयलर में उपयोग करेंगे तो ये जो इसके लवण होते हैं, जो इसकी कठोरता होती है वो घुस जाती है और बॉयलर टूट सकता है। फसलों की सिंचाई भी आप नहीं कर सकते हो। तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगता है, यानी कठोर जल पीने तो बहुत ज्यादा नमकीन लगता है, पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। कपड़ा धोने से झाग नहीं आता, कपड़ा धो साबुन लगाओगे तो झाग ही नहीं आएगी, यानी कपड़ा आप धो ही नहीं सकते हो। कपड़ा धोने हेतु अनुपयुक्त होता है। बॉयलर में उबालने पर, अगर बॉयलर में उबालने के लिए इसका प्रयोग किया तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं और वाष्पन की क्रिया में अवरोध होता है। ठीक है, वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है। इससे ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ जाता है और बॉयलर में विस्फोट हो जाता है और ये टूट सकता है। कठोर जल फसल की सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि ये जो फसल के जो जाइलम ऊतक होते हैं, जो जड़ में होता है जाइलम ऊतक, जो जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, इसके मार्ग को, इसकी जो अर्धपारगम झिल्ली होता है, इसको अवरुद्ध कर देता है, जिससे फसलें कुंठित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उत्तरदायी होते हैं। 18 नंबर, जल के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 होता है जल का पीएच मान। पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो जो वर्षा में पानी बरसता है, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में तो अम्ल वगैरह गिरते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा जो बाद में बारिश होती है तो ये जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। वर्षा का पानी जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। पीएच मान इसका 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में जो भी आप पानी देखते हो वो अम्लीय क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, इससे ये अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध पानी होता है वर्षा का पानी। 21 नंबर, पानी जो होता है आयनिक लवण का सुविलायक होता है, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। तो पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, ये याद रखिएगा। आयनिक लवण होते हैं, आयोनिक साल्ट होते हैं, ये ध्रुवीय होते हैं। वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं।
पानी एक ध्रुवीय विलायक होता है, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है, जिस कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। यह आयनिक लवणों को घोल सकता है, उसके लिए सुविलायक होता है। तो आयनिक लवण चूंकि ध्रुवीय होते हैं तो किसी ध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होते हैं। पानी हमारा ध्रुवीय विलायक होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए ये उसमें आयनिक लवण घुल जाते हैं पानी में। आगे बढ़ते हैं। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। क्यों घोल सकता है? क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है द्विध्रुवीय होती है, यानी ये भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है, द्विध्रुवीय होती है। डाइपोलर प्रकृति के कारण ये ज्यादातर ध्रुवों को, द्रव जो होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनको अपने में घोल सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल कैसे तैयार किया जाता है? तो अशुद्ध जल से पेयजल तैयार करने के लिए निर्लवणीकरण का प्रयोग किया जाता है। डिसैलिनेशन द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पीने के पानी को बहुत सारी चीजों से शुद्ध किया जाता है। क्लोरीन से भी किया जाता है, फिटकरी से भी किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में, पीने के पानी को रोगाणुनाशक की तरह करने में, यानी पीने के पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का प्रयोग होता है। समुद्री जल होता है, इसको शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो जो उत्क्रम परासरण यानी जो आरओ पद्धति होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, उसके द्वारा समुद्री जल को भी आप शुद्ध जल में बदल सकते हो। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको आरओ कहते हैं, उत्क्रम परासरण, ये छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध जल में प्रयोग बना लो और उसको पी भी सकते हो। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की क्रिया को उत्क्रम परासरण कहा जाता है। ठीक है, उत्क्रम परासरण कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा। देखिए, गंदा पानी हो, आप उसमें फिटकरी को तोड़ तोड़ के डाल दीजिए, तो फिटकरी में क्या होता है कि जो भी उसमें पानी में गंदगी होती है वो फिटकरी के ऊपर बैठ जाती है, जम जाती है, स्कंदित हो जाती है। इससे पानी की जो अशुद्धियां होती है नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। फिर फिटकरी को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन, अवसादन के द्वारा होता है, परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता। यानी जब आप फिटकरी गंदे जल में मिला दोगे तो स्कंदन होगा, यानी फिटकरी के आसपास चारों तरफ जो गंदगी होगी, जो गंदगी के अणु होंगे वो जम जाएंगे। ऊर्णन होगा और अवसाद के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, सेडिमेंट के रूप में, उनको अलग कर दो, पानी साफ हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, वनस्पति जो तेल ले लिया, अगर आपने वनस्पतियों से तेल निकाल दिया, जैसे नारियल का तेल निकाल दो या किसी का तेल निकाल दो, इससे वनस्पति तेल से वनस्पति घी मतलब डालडा हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे निकिल होता है, निकिल बारीक चूर्ण ले लो, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। यानी आप वनस्पति तेल ले लो, उसमें हाइड्रोजन गैस निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेलों में प्रवाहित करोगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो डालडा यानी वनस्पति घी बनता है। 29 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु प्रयोग करने वाला उत्प्रेरक क्या होता है? निकिल होता है। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल को घी में बदलने की क्रिया हाइड्रोजनीकरण के रूप में जानी जाती है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिश्रित की जाती है। फलस्वरूप वनस्पति तेल में मौजूद असंतृप्त वसा अम्ल जो होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ प्रक्रिया करके एकल बंध में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे वनस्पति तेल का गलनांक बढ़ जाता है और ये कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से हाइड्रोजन और उसके अपर रूप से संबंधित देख लिया। आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं और पढ़ेंगे सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों के बारे में।